ट्रेड, कॉमर्स और इंटरकोर्स की बात। कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 13 में आर्टिकल 301 से लेकर 307 तक में बात की गई है ट्रेड, कॉमर्स और इंटरकोर्स के बारे में। आर्टिकल्स 301 to 307 in part 13 of the constitution deal with the trade, commerce and intercourse within territory of India। दो चीज़ें याद रखने वाली हैं, एक तो पार्ट 13 में बात की गई है और आर्टिकल्स 301 से लेकर 307 तक में बात की गई है। क्या कहा गया है? सबसे पहले आर्टिकल 301 बहुत सिंपली ये कहता है, सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट, ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल बी फ्री। आर्टिकल 301 में दो बातें की गई हैं। एक तो ये कहा गया कि थ्रू आउट इंडियन टेरिटरी ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स शैल बी फ्री। फ्री होना भी चाहिए, ज़रूरी है। किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ये बेहद ज़रूरी है कि ट्रेड बैरियर्स कम से कम हों, मतलब जितने नेसेसरी हैं, मिनिमम जितने नेसेसरी हैं उतने हों, अदरवाइज ना हों। इमेजिन करो ना, कोई भी एक इंसान है और वो चला मान लो बिहार से, कोई मर्चेंट है बिहार से चला और उसको गुजरात में कोई सामान बेचना है और इस मर्चेंट को हर स्टेट की बाउंड्री पर रोका जाए, टैक्स कलेक्ट किया जाए, हर स्टेट की बाउंड्री पर अलग अलग ट्रेड बैरियर्स लगाए जाएं, ये मर्चेंट बिजनेस करेगा ही नहीं, कोई फ़ायदा ही नहीं होगा इसको। तो किसी भी कंट्री में सक्सेसफुली ट्रेड बिजनेस रन हो, उसके लिए ज़रूरी है कि ट्रेड बैरियर्स कम से कम हों, जो मिनिमम नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स हैं उतना ही लगाया जाए, उससे ज़्यादा नहीं। तो एक बात तो 301 क्या कह रहा है कि इंडियन टेरिटरी में ट्रेड, कॉमर्स और इंटरकोर्स शैल बी फ्री। और दूसरा, पहली लाइन में क्या कह रहा है, सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट। दिस पार्ट मतलब पार्ट 13। पार्ट 13 में जो और प्रोविजंस दिए हुए हैं उनको ध्यान में रख के उनके दायरे में ये फ्रीडम दिया गया है ट्रेड और कॉमर्स का। और ये जो अदर प्रोविजंस हैं इस पार्ट 13 के, वही आर्टिकल 301 में जो फ्रीडम दिया हुआ है उस पर रेस्ट्रिक्शन का काम करते हैं। और सबसे पहली रेस्ट्रिक्शन की बात की गई है आर्टिकल 302 में। और 302 क्या कहता है, पार्लियामेंट में बाय लॉ इम्पोज सच रेस्ट्रिक्शंस ऑन द फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स और इंटरकोर्स बिटवीन वन स्टेट एंड अनदर और विद इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया एज मे बी रिक्वायर्ड इन द पब्लिक इंटरेस्ट। बेसिकली पार्लियामेंट को ये पावर दी गई कि पार्लियामेंट को अगर ऐसा लगता है कि पब्लिक इंटरेस्ट में ज़रूरी है ट्रेड, कॉमर्स और इंटरकोर्स के फ्रीडम पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाने का, तो पार्लियामेंट रेस्ट्रिक्शंस लगा सकता है। 302 में पार्लियामेंट को पावर दी गई है कि पार्लियामेंट अगर चाहे तो फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा सकता है इन पब्लिक इंटरेस्ट। और ये दोनों चीज़ों पे अप्लाई होगा, इंटर स्टेट ट्रेड पे भी, मतलब दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स के बीच में अगर ट्रेड हो रहा है उस पे भी रेस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं, इंट्रा स्टेट ट्रेड पे भी, मतलब विद इन स्टेट ट्रेड हो रहा है उस पे भी रेस्ट्रिक्शंस लगा सकता है पार्लियामेंट इन पब्लिक इंटरेस्ट। और ऐसे लॉज बनाए भी हैं पार्लियामेंट ने, जैसे असेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955, जिसके थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो असेंशियल कमोडिटीज जैसे पेट्रोलियम, कोल, आयरन, स्टील, इनके प्रोडक्शन, इनकी सप्लाई, इनके डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल कर सकता है। ये बात कही गई आर्टिकल 302 में कि पार्लियामेंट पब्लिक इंटरेस्ट में ट्रेड, कॉमर्स के फ्रीडम पे रेस्ट्रिक्शंस इंपोज कर सकता है। अच्छा, 303 में, आर्टिकल 303 में ये ज़रूर कहा गया कि पार्लियामेंट कैन नॉट गिव प्रेफरेंस टू वन स्टेट ओवर अनदर और डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द स्टेट्स। कि पार्लियामेंट जब भी कोई ऐसा कानून बनाएगा 302 के तहत रेस्ट्रिक्शंस लगाएगा तो वहां पे किसी एक स्टेट को प्रेफरेंस नहीं दी जा सकती, डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ स्कैरसिटी ऑफ गुड्स इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। हाँ, अगर स्कैरसिटी ऑफ गुड्स है, कमी आ रही है गुड्स की किसी पार्ट ऑफ इंडिया में, तो वहां पे डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है और वहां तो जरूरी भी है। अदरवाइज कोई भी ऐसा कानून 302 के तहत जो बनाया जाएगा जिसके थ्रू पार्लियामेंट रेस्ट्रिक्शंस इंपोज करेगा, उस कानून के थ्रू स्टेट्स के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। ये कहा गया आर्टिकल 303 में। इसके बाद आता है आर्टिकल 304। आर्टिकल 304 ये कहता है द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट मे बाय लॉ, कि स्टेट लेजिस्लेचर्स कानून बना के कुछ रेस्ट्रिक्शंस इंपोज कर सकते हैं। किस सिनेरियो में? पहला, इंपोज ऑन गुड्स इंपोर्टेड
from other states or the union territories any tax to which similar goods manufactured or produced in that state are subjected। और इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, मान लेते हैं कोई स्टेट है ए और कोई दूसरा स्टेट है बी। इस ए स्टेट में एक कोई गुड प्रोड्यूस होता है जेड, और जब भी इस ए स्टेट में ये जेड गुड मैन्युफैक्चर होता है या इसको प्रोड्यूस किया जाता है तो इस पे ए स्टेट टैक्स कलेक्ट करती है। मतलब जेड के मैन्युफैक्चरिंग पे, जेड के प्रोडक्शन पे टैक्स कलेक्ट किया जा रहा है। अब आर्टिकल 304 ये कह रहा है कि ऐसा कोई भी गुड जिसके मैन्युफैक्चरिंग पे, जिसके प्रोडक्शन पे कोई स्टेट टैक्स कलेक्ट कर रही है, अगर उस स्टेट में किसी दूसरे स्टेट से यही सेम गुड इंपोर्ट किया जाएगा, किसी भी दूसरे स्टेट से, किसी भी दूसरे यूनियन टेरिटरी से जब ये गुड इंपोर्ट किया जाएगा तो उस पे भी सेम टैक्स कलेक्ट किया जाएगा। और ये क्यों किया गया? ताकि डिस्क्रिमिनेशन ना हो। यही सेम गुड है, इसको इंपोर्ट कर रहे हैं तो भी सेम टैक्स है, और जब इसका स्टेट में ही मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन हो रहा है तो भी सेम टैक्स है। डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करने के लिए ये पावर दी गई आर्टिकल 304 में। और दूसरी बात क्या कही गई 304 में? दूसरा ये कहा गया, इम्पोज सच रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस ऑन द फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स और इंटरकोर्स विद और विद इन दैट स्टेट एज मे बी रिक्वायर्ड इन द पब्लिक इंटरेस्ट। स्टेट को अगर ऐसा लगता है कि पब्लिक इंटरेस्ट में ट्रेड और कॉमर्स के फ्रीडम पे कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाने की ज़रूरत है तो स्टेट लगा सकती है। लेकिन ऐसा कोई भी बिल, ऐसा कोई भी अमेंडमेंट जो कि स्टेट लेजिस्लेचर लेकर आ रही है ट्रेड और कॉमर्स के फ्रीडम पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाने के लिए, उसको स्टेट लेजिस्लेचर में सिर्फ तब इंट्रोड्यूस किया जा सकता है जब उसको पहले सैंक्शन मिल चुका हो प्रेसिडेंट का, जब उसको पहले सहमति मिल चुकी हो प्रेसिडेंट की। जब प्रेसिडेंट ये कह दे कि हाँ ठीक है, आप ऐसी रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हो, इस बिल को इंट्रोड्यूस कर सकते हो, तब उसको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। 302 में पावर दी गई पार्लियामेंट को, 304 में पावर दी गई स्टेट लेजिस्लेचर्स को, और इसके बाद आया आर्टिकल 305 जो कि ये कहता है द फ्रीडम अंडर आर्टिकल 301 इज सब्जेक्ट टू द नेशनलाइजेशन लॉज, दैट इज लॉज प्रोवाइडिंग फॉर मोनोपोलीज इन फेवर ऑफ द सेंटर और द स्टेट्स। बेसिकली 305 में ये कह दिया गया कि देखो 301 में जो फ्रीडम है वो अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन अगर पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर्स कानून बना के ये कहना चाह रही हैं कि किसी पर्टिकुलर ट्रेड में, किसी पर्टिकुलर बिजनेस में, किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, किसी पर्टिकुलर सर्विस में हम अपनी मोनोपोली स्टैब्लिश करना चाहते हैं, तो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स कर सकते हैं। पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर अगर चाहें तो ये कह सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर ट्रेड को सिर्फ हम करेंगे, पूरी तरीके से हम करेंगे या पार्शली हम करेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि ये बोल दिया जाए कि भाई साहब इस ट्रेड को तो सिर्फ मैं ही करूंगा और कोई सिटीजन नहीं करेगा। ऐसा भी हो सकता है कि इसका 50% पार्ट मैं करूंगा, 50% जो है वो सिटीजन्स के लिए ओपन है। डिपेंड करता है पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के ऊपर। ये पावर दी गई आर्टिकल 305 में, लॉज प्रोवाइडिंग फॉर मोनोपोलीज इन फेवर ऑफ सेंटर और द स्टेट्स। और आर्टिकल 307 ये कहता है कि पार्लियामेंट अगर चाहे तो कानून बना के कोई ऐसी अथॉरिटी अपॉइंट कर सकता है जो कि आर्टिकल 301 में जो फ्रीडम दिया गया है, आर्टिकल 302, 303, 304 में जो पावर्स दी गई हैं उनकी देखरेख करे, ध्यान दे कि ये जो आर्टिकल्स में पावर्स दी गई हैं इनको ढंग से इंप्लीमेंट किया जा रहा है। ऐसी कोई भी अथॉरिटी पार्लियामेंट अपॉइंट कर सकता है, लेकिन आज तक ऐसी कोई अथॉरिटी अपॉइंट की नहीं गई है पार्लियामेंट के द्वारा। और ये बात हो गई ट्रेड, कॉमर्स और इंटरकोर्स के बारे में। इसके बाद बात आती है द वेरी इंपॉर्टेंट जोनल काउंसिल्स के बारे में। जोनल काउंसिल सबसे पहली बात स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं। सबसे पहली बात स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ नहीं हैं, स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं। और इनको बनाया गया है एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा, और वो एक्ट कौन सा है? स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956। पहली बात स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं। दूसरी बात स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956 के थ्रू इनको बनाया गया है। तीसरी बात ये एडवाइजरी बॉडीज़ हैं, इनका जो भी डिसीजन है, जो भी रिकमेंडेशन है वो बाइंडिंग नहीं है, एडवाइजरी हैं, एडवाइस के तौर पे बताती हैं ये। और हमारे कंट्री को 5 जोन्स में डिवाइड किया गया है। बेसिकली 5 जोनल काउंसिल्स हैं हमारे यहाँ पे, एक है नदर्न, एक है सेंट्रल, एक है ईस्टर्न, एक है वेस्टर्न और एक है सदर्न। जोनल काउंसिल का काम क्या है?
सेंटर और स्टेट के बीच में और स्टेट्स के बीच में कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करना, उसको प्रमोट करना। देखो हमारे कंट्री में इतनी डाइवर्सिटी है, हर सिनेरियो में डाइवर्सिटी है, लैंग्वेज के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, रीजन के बेसिस पे, और इस डाइवर्सिटी के चलते कॉन्फ्लिक्ट होने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। और ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो, कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन बना रहे स्टेट्स के बीच में, सेंटर स्टेट्स के बीच में, वो एंश्योर करने के लिए बनाया गया जोनल काउंसिल्स को। जोनल काउंसिल्स जो हैं वो वेरियस मैटर्स को डिस्कस करती हैं और फिर रिकमेंडेशंस देती हैं। जैसे मैटर्स इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग, कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हमें क्या करना चाहिए, पूरे कंट्री के जो भी जोन्स हैं, ये 5 जोन्स, इन जोन्स में किस तरह से सोशल प्लानिंग की जानी चाहिए, उस पर रिकमेंडेशंस देती हैं। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ का ख्याल कैसे रखना है, लैंग्वेज की इतनी डाइवर्सिटी हमारे यहाँ पे, उस सब की वजह से डिस्प्यूट ना हो, उस पर रिकमेंडेशंस देती हैं। बॉर्डर डिस्प्यूट्स ना हो स्टेट्स के बीच में, उन सब पे भी ध्यान दिया जाता है। इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट, उसमें कोई दिक्कत ना हो, उस पर ध्यान दिया जाता है। बेसिकली जोनल काउंसिल्स इन सारी चीज़ों को डिस्कस करती हैं, स्टडी करती हैं और ऐसी रिकमेंडेशंस देती हैं जिसकी वजह से डिस्प्यूट्स ना हो, जिसकी वजह से कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन बना रहे। अच्छा, अब इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि इन जोनल काउंसिल्स का कंपोजिशन क्या है। तो देखो, जोनल काउंसिल्स के चेयरपर्सन होते हैं सेंट्रल होम मिनिस्टर। 5 जोनल काउंसिल्स हैं, इन 5 के चेयरपर्सन, चेयरमैन कौन है, सेंट्रल होम मिनिस्टर। और मेंबर्स कौन है, चीफ मिनिस्टर्स ऑफ ऑल स्टेट्स इन दी जोन। 5 जोन्स हैं, अपन देखेंगे कि कौन कौन से स्टेट मिला के जोन बनाए गए। जो भी जोन की बात हो रही है उस जोन के सारे चीफ मिनिस्टर्स। 2 अदर मिनिस्टर्स ऑफ ऑल स्टेट्स इन दी जोन, उस जोन में बाकी के और 2 मिनिस्टर्स चीफ मिनिस्टर के अलावा। तीसरा, अगर उस जोन में कोई भी यूनियन टेरिटरी है तो उसके एडमिनिस्ट्रेटर्स। ये तो हैं ही, इसके अलावा एक ऐसा इंसान जिसको कि नीति आयोग नॉमिनेट करेगा, जोन के हर एक स्टेट के चीफ सेक्रेटरी और हर एक स्टेट के, जोन में जो भी स्टेट्स हैं उसके डेवलपमेंट कमिश्नर, ये लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन ये जो 3 है लास्ट वाले, नीति आयोग के नॉमिनेट किया गया मेंबर, चीफ सेक्रेटरी ऑफ ईच स्टेट और डेवलपमेंट कमिश्नर ऑफ ईच स्टेट, ये एडवाइजर्स की तरह से पार्टिसिपेट करते हैं जोनल काउंसिल की मीटिंग्स में। इनको राइट टू वोट नहीं होता। अच्छा, चेयरमैन कौन है, सेंट्रल होम मिनिस्टर। वाइस चेयरमैन कौन होता है, ईच सीएम एक्ट्स एज अ वाइस चेयरमैन बाय रोटेशन। 1 साल के लिए एक स्टेट का सीएम वाइस चेयरमैन की तरह से एक्ट करेगा, फिर जो अगला उस जोन में स्टेट होगा उसका सीएम वाइस चेयरमैन की तरह से एक्ट करेगा, और ऐसे ही 1 साल के लिए बाय रोटेशन हर एक स्टेट के सीएम को वाइस चेयरमैन बनने का मौका दिया जाएगा। और इसके बाद ये जोनल काउंसिल्स में 2-3 चीज़ें याद रखने वाली हैं। एक तो स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956 के थ्रू फॉर्म हुई है। और ये बेहद इंपॉर्टेंट एडवाइजरी बॉडी है। 5 जोन्स में डिवाइड किया गया है कंट्री को, और इसके जो चेयरपर्सन है वो कौन है, सेंट्रल होम मिनिस्टर। इसके अलावा एक और काउंसिल है, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, इन 5 के अलावा है ये, और इसको बनाया गया एक सेपरेट एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू। एक सेपरेट एक्ट लाया गया, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट ऑफ 1971, और इसके थ्रू स्टैब्लिश किया गया नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल को, जो कि एग्जिस्टेंस में आई 8 अगस्त 1972 को। इसके मेंबर्स कौन है, बट ऑब्वियस नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स, आसाम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम। सिक्किम को ऐड किया गया था 2002 में। और इनका जो फंक्शन है वो जोनल काउंसिल्स के जैसा ही है। जैसे जोनल काउंसिल्स स्टेट्स और सेंटर के बीच में, स्टेट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन इंश्योर करती हैं, वैसे ही नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल इन नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन इंश्योर करता है। इसके अलावा इट ऑल्सो फॉर्मुलेट्स अ यूनिफाइड एंड कोऑर्डिनेटेड रीजनल प्लान कवरिंग मैटर्स ऑफ कॉमन इंपॉर्टेंस। नॉर्थ ईस्ट में पर्टिकुलरली जो इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं उनके लिए रीजनल प्लान्स बनाना, और इसके अलावा टाइम पे ये जो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल है ये रिव्यू करती है उन मेजर्स को जो कि नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स के द्वारा लिए जाते हैं फॉर द मेंटेनेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड पब्लिक ऑर्डर। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर वो बेहद इंपॉर्टेंट है उनकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से। और इसके साथ इंटर स्टेट रिलेशंस खत्म हो गया। इसमें कोई डाउट हो प्लीज़ कमेंट। थैंक यू वेरी मच।